हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स के ऐसे 8 रूल्स जो कि अप्लाई होने जा रहे हैं और एक टैक्स पेयर के लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उसके ऊपर कौन सा स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, कितने इनकम पे उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्या उसको छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं और आप लोग की क्वेरीज भी आ रही थी कि सर ये जो भी रूल्स हैं क्या ये फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 से हमारी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जिसकी आईटीआर हम 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स फाइल करेंगे। सबसे पहला स्लैब रेट है जो कि आपके इनकम के ऊपर अप्लाई होता है और इसी के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये जो स्लैब रेट है ये न्यू टैक्स रेजिम के लिए है, मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से जो भी आपकी इनकम होगी 31 मार्च 2026 तक उस पे दोस्तों इस स्लैब रेट से टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो स्लैब रेट है ये न्यू टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल है। यदि आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक आएगी तो नील के रेट से टैक्स देना होगा, मतलब कोई आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी पड़ेगी। 4 से 8 के बीच में दी जाएगी इनकम तो 5% का टैक्स है, 6 से 12 के बीच में 10% का टैक्स, 12 से 16 के बीच में 15% का, 16 से 20 के बीच में जाएगा तो 20% का रेट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो टैक्स रेट है इसमें एवरी 4 लाख रुपीस पर 5% का टैक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये जो स्लैब है काफ़ी सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो मेक श्योर करें कि इस स्लैब रेट के अनुसार ही आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। सेकेंड, यहाँ पे जो बड़ी बेनिफिट मिले वो मिल रही है 87A के रिबेट की। आपकी इनकम इससे क्रॉस कर गई, आ गई 4 से 8 में चली आई, इसके बाद 6 से 12 में चली आई, तो यहाँ तक यदि आपकी इनकम आती है इस पे 10% का टैक्स बनता है। तो 5% और 10% का जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा तो इस पे टोटल टैक्स आपका कितना आ रहा है, 12 लाख तक 60,000 रुपीज़ आ रहा है। और ये आपका 60,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, पूरा माफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप यदि 12 लाख रुपए तक की इनकम 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 के बीच में जनरेट करते हैं तो आपको 0 टैक्स देना है। और दोस्तों इसके बाद जो मेजर चेंज है वो है टीडीएस और टीसीएस में। देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उसमें जो भी पार्टनर्स को रेमुनरेशन या इंटरेस्ट या कमीशन पे किया जाता है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब टीडीएस जो है 10% के रेट से डिडक्ट होगा यदि वो 20,000 रुपीज़ के ऊपर ये पेमेंट एक्सीड करेगा। तो मतलब यहाँ पे हो कि यदि पार्टनर को रेमुनरेशन कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपये के ऊपर यदि पेमेंट की जाती है तो उस केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। इसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पार्टनर्स के बीच में वो सेक्शन 10(2)A में एग्जेम्प्ट हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी सिक्योरिटीज़ में आप पैसा यदि इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि बॉन्ड्स हो गया या फिर डिबेंचर्स हो गया किसी कंपनी का, पहले यदि आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते तो उस पर आपको इंटरेस्ट 5,000 रुपये तक मिलता था, तो वो उस पर टीडीएस नहीं करता था। 5,000 रुपये के ऊपर जाता था तब टीडीएस करता था। वैसे 8% सेविंग बॉन्ड्स वगैरह थी उसमें 10,000 की लिमिट थी, लेकिन अब क्या कर दिया दोस्तों, ये लिमिट क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है 10,000 की। मतलब 10,000 रुपीज़ तक यदि आपको सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, उसके ऊपर जाएगा तो टीडीएस कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटी को छोड़कर और किसी माध्यम से आपको इनकम हो रही है, जैसे कि आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा लिया या फिर रिकरिंग डिपॉजिट कराया, ठीक है, एमआईएस कराया, फिर केवीपी वगैरह हो गया, इस पे आप जो भी इंटरेस्ट 1 साल में अर्न करेंगे इस लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया। तो पहले सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट थी कि 50,000 रुपये तक यदि आपको होती थी इंटरेस्ट की इनकम तो वो टीडीएस फ्री होती थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में आपको कोई भी यदि इंटरेस्ट की इनकम होगी वो 1 लाख रुपए के ऊपर जब क्रॉस करेगी तभी टीडीएस 10% के रेट से डिडक्ट होगा सेक्शन 194A में। ठीक है, और दोस्तों जो अदर देन सीनियर सिटीजन, जो नॉर्मल सिटीजन है उनके भी लिमिट को देखिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 40,000 पहले था, अब इसको बढ़ा के 50,000 रुपीज़ कर दिया गया।
तो आपका कोई भी यदि फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में, तो 50,000 के ऊपर जब जाएगा तभी वो TDS डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेक श्योर करें कि आपका पैन कार्ड यहाँ पे लिंक्ड हो। यदि आपका पैन कार्ड नहीं रहेगा तो दोस्तों 20% के रेट से यहाँ पे TDS कट जाएगा। और यदि आपका पैन इनऑपरेटिव भी यदि हो गया तो उस केस में भी ये बैंक पोस्ट ऑफिस 20% के रेट से TDS काट लेंगे। इसके बाद ये है कि यदि बैंक पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर कहीं आप और पैसा अपना इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपको वहां से इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो उस केस में पहले 5,000 की लिमिट थी TDS की, जिसको बढ़ा के 10,000 रुपीज कर दिया गया और इस पे भी 10% के रेट से TDS डिडक्ट होगा। तो इन सारे केसेस में पैन यदि नहीं रहेगा तो 20% का रेट लगेगा, और यदि पैन इनऑपरेटिव भी है, यानी कि आपका आधार और पैन दोनों लिंक नहीं है, इनऑपरेटिव में चला गया पैन, तो भी 20% के रेट से TDS डिडक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों TDS ऑन डिविडेंड की इनकम। म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, इस पे आपको डिविडेंड की इनकम होती है। क्योंकि तो उस केस में पहले क्या था, 5,000 रुपीज़ की लिमिट थी, जो कि अब बढ़ा के 10,000 रुपीज़ कर दिया गया। और किसी कंपनी के शेयर में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको 10,000 रुपीज़ के ऊपर यदि डिविडेंड मिलेगा तो उस केस में TDS डिडक्ट होगा। इसके बाद TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन सेक्शन 194D में, इसमें भी पहले 15,000 की लिमिट थी, जो कि बढ़ा के अब 20,000 रुपीज़ कर दिया गया। सेक्शन 194D में कोई भी यदि आप LIC का एजेंट हैं या फिर आप कोई और काम यदि करा रहे हैं, टर्म प्लान बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपको कमीशन मिलती है, तो 20,000 रुपीज़ के ऊपर यदि कमीशन जाएगा तब TDS आपका डिडक्ट होगा। इसके बाद है दोस्तों सेक्शन 194H TDS ऑन कमीशन। नॉर्मली किसी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए भी एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जो कि इस प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में उन्हें जो भी कमीशन दिया जाता है उस पर TDS डिडक्ट किया जाता है। तो पहले ये 15,000 की लिमिट थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 20,000 रुपीज़ कर दिया गया। इसके बाद है TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोफेशनल में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर और भी जो भी इसमें लिस्ट बहुत लंबी है, तो यदि कोई भी कंपनी है वो इनकी सर्विसेज को हायर करती है और उनको पेमेंट करती है, ठीक है, तो उस केस में उसे TDS काटना पड़ता था। पहले क्या था कि 30,000 की लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से इस लिमिट को 50,000 रुपीज़ कर दिया गया। सेक्शन 194I TDS ऑन रेंट, मतलब कि यहाँ पे यदि कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, यदि उसने कोई बिल्डिंग आपकी किराए पे ले रखी है, अपार्टमेंट या कुछ भी ले रखा है, अपनी ऑफिसेज उसमें ओपन करके चला रहा है, ठीक है, तो पहले क्या था कि इसमें 2,40,000 तक की लिमिट एप्लीकेबल हुआ करती थी, यानी 20,000 रुपये महीना यदि किराया वो आपको दे रहा है तो उस केस में कोई भी TDS वो नहीं काटता था, ठीक है। जब 20,000 के ऊपर रेंट जाती थी तो TDS उसे डिडक्ट करना होता था सेक्शन 194I में। लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से अब क्या होगा कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ यदि आपका रेंट यदि पे करते हैं तो उस केस में कोई TDS नहीं काटना है आपको। 50,000 रुपीज़ के ऊपर यदि आप रेंट देंगे तब आपको TDS सेक्शन 194I में डिडक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। नॉर्मली ये जो सेक्शन 206C1H है और सेक्शन 194Q है, ये दोनों साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल होता था। पहले सेक्शन 194Q में कोई परचेजर है जो कि जिसने गुड्स को बाई किया है, यदि उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ के ऊपर क्रॉस करती थी तो उसको 0.1% के रेट से क्या करना होता था, TDS डिडक्ट करना होता था। और दोस्तों सिमिलरली जो सेलर है वो सेक्शन 206C1H में क्या करता था, TCS कलेक्ट करता था, यानी कि जो परचेजर है जिसने गुड्स को बाई किया हुआ है उससे वो क्या करता था कि TCS का अमाउंट वो कलेक्ट करता था 0.1% के रेट से। लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से सेक्शन 206(1)H को रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे मोटिव यही है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना है। इसके बाद है सेक्शन 206AB और सेक्शन 206CCA, जिसमें कि हायर रेट से TDS और TCS डिडक्ट और कलेक्ट होता था यदि कोई पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल नहीं करता था। अब ये दोनों सेक्शन को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे रूल है जो कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। ऐसे लोग जो कि
फॉरेन कंट्री में पैसे को रेमिट करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पस के लिए। तो देखिए पहले क्या था कि जब फॉरेन कंट्री में जो आप पेमेंट करते हैं वो LRS के थ्रू यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो कि RBI का है, इसके थ्रू आप पैसे को रेमिट करते थे। तो उसमें TCS कलेक्ट करना होता था, जो भी ऑथोराइज डीलर होता है फॉरेन एक्सचेंज मनी का, उसको करना होता था। तो पहले ये TCS की जो लिमिट थी वो थी 7 लाख रुपीस की, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से इसको 10 लाख रुपीस कर दिया है, ठीक है। और TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस नाउ अप्लाइज ओनली बियॉन्ड 10 लाख एट ए रेट ऑफ 5%। पहले 7 लाख के ऊपर जाता था तो 5% का रेट अप्लीकेबल था, लेकिन अब 10 लाख के ऊपर यदि आप फॉरेन रेमिटेंस करेंगे तो फिर 5% का TCS कटेगा। इसके बाद है ओवरसीज टूर पैकेज, यानी फॉरेन कंट्री में आप घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे। तो उस केस में पहले क्या था कि TCS जो था वो 7 लाख रुपए तक 5% के रेट से कलेक्ट होता था, ठीक है, लेकिन अब इस लिमिट को 10 लाख रुपीस कर दिया गया। और यदि 10 लाख रुपीस के ऊपर जाएगा तो 20% के रेट से TCS कलेक्ट होगा। एजुकेशन लोन के केस में जो सेक्शन 80E में कवर्ड है इसको खत्म कर दिया गया, जो कि पहले क्या था 0.5% का था। मतलब कि बच्चों को फॉरेन कंट्री में आप पढ़ा रहे हैं और आपने 80E में एजुकेशन लोन लिया हुआ है, अब वो पैसा आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को फंडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में TCS पहले 0.5% का कटता था, लेकिन अब क्या हुआ 1 अप्रैल 2025 से इसे भी रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है, और उस केस में 50,000 रुपीज़ पहले था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 75,000 रुपीज़ कर दिया गया। मतलब यहाँ पे है कि यदि आपकी इनकम 12,75,000 रुपये की है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर आप एक पेंशनर हैं और न्यू टैक्स रिजिम में आप अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं, तो आपकी 12,75,000 रुपये तक की इनकम क्या होने वाली है, टैक्स फ्री होने वाली है। इसके बाद है एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न्स। अब जो लोग अपनी ITR को पहले फाइल नहीं कर पाते थे, ड्यू डेट निकल जाती थी, तो पहले उनको 2 साल का ही टाइम मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया, इसको बढ़ा के 48 मंथ्स कर दिया, यानी कि आप 4 साल तक की ITR अब आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। और स्टार्टअप के लिए यहाँ पे टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80IAC में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि ये जो टैक्स बेनिफिट है 5 साल और बढ़ा दिया गया है। तो 31 मार्च 2030 तक यदि कोई स्टार्टअप्स आप फॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर 80IC का जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और 80LA में इंसेंटिव फॉर IFSC एंटिटीज एक्सटेंडेड टिल 2030, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये क्रिप्टो टैक्सेशन एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब देखिए क्रिप्टो का जो भी इनकम होता है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है। जो मैंने आपको भी 87A की रिबेट दिखाई थी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम पे मिलेगी। जो स्पेशल रेट की इनकम है, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स की इनकम हो गई, इसके बाद प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ठीक है, और लॉटरी की इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम, ये सब स्पेशल रेट की इनकम है। और इसके ऊपर वो जो स्लैब रेट मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि 87A की रिबेट आपको स्पेशल रेट पे 1 अप्रैल 2025 से नहीं मिलेगी। अब इसमें जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चेंज किया गया। पहले क्या था कि आपका फॉर्म 26AS में जो भी डिजिटल एसेट या क्रिप्टो पे TDS करता था वो शो होता था, लेकिन अब क्या होगा कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं जो कि TDS रिपोर्ट करती हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप करते हैं ट्रेडिंग, अब उनको ये बोला जा रहा है कि आप क्रिप्टो के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको अब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब वो यदि कोई पर्सन मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहा है तो अब उसके पैन नंबर पे वो सारे ट्रांजैक्शन भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए जाएंगे, जिससे कि क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी अपनी इनकम को छुपा ना सके। और वर्चुअल डिजिटल एसेट को अब सेक्शन 158B जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम का आता है उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। इसी की वजह से सेक्शन 285BAA में रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को बोला गया है कि आप इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्ट करें कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने ड्यूरिंग द ईयर कितने की ट्रेडिंग की है या फिर कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितने में सेल किया है, जिससे कि उसके ITR में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो दोनों क्रॉस वेरीफाई हो सके। तो दोस्तों ये 8 इनकम टैक्स के रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे और इसके अनुसार अपने टैक्स की प्लानिंग आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।